नहीं, आप सही कह रहे हो। आज कारगिल विजय दिवस पे बात करते हैं और आपके कहे अनुसार पुनः कारगिल पर जो मेरी कविता है उसको पुनः सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। ठीक जी। भारत माता की जय। सबको मालूम है आज कारगिल विजय दिवस है। 25 वर्ष पहले 1999 में कारगिल और उसके आसपास की चोटियां, जहां भारतीय वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दे करके एक बार फिर से जो नापाक पड़ोसी है उसको उसको नाकों चने चबाए थे, तो उस पर एक बार पुनः अपन बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का निर्माण और मजहबी आधार पर किसी देश का निर्माण, किसी राष्ट्र का बंटवारा दुनिया में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। ये बात समझिए। जब अपन पाकिस्तान को पढ़ते हैं, कोई भी युद्ध पढ़ते हैं, तो एक बात समझिए, देशों के निर्माण हुए हैं, उनकी सीमाएं जो है पुनर्निर्धारित हुई है, लेकिन भाषाई आधार पे हुई है, भौगोलिक आधार पे हुई है, सांस्कृतिक आधार पे हुई है, ऐतिहासिक आधार पे हुई है, युद्धों के द्वारा हुई है, आंचलिक विशिष्टताओं के कारण हुई है। लेकिन दुनिया में कहीं भी कोई भी राष्ट्र और उसका बंटवारा मजहब के आधार पर नहीं हुआ। जो भारत के तथाकथित नायक, वास्तविक खलनायक, इन लोगों ने वो काम भी करके दिखा दिया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उसको आज तक भारत भुगत रहा है। जो छद्म युद्ध 1948 में शुरू किया, आपको बताऊं कि जो कारगिल था, कारगिल को शुरुआत में पाकिस्तान ने नहीं बोला कि हमारा सैन्य युद्ध है, और जैसा उसने 1948 में किया था, कबाइलियों के बीच में अपने सैनिकों को घुसेड़ दिया था और कबाइलियों की वेशभूषा में वास्तव में वो पाकिस्तान की सेना थी और कश्मीर पर हमला किया था 1948 में ही, वैसा का वैसा ही हमला था कारगिल। पहले से ही कारगिल के मोर्चों पर ऊपर बैठ गए थे पाकिस्तान के सैनिक अपनी पहचान छुपा के, और वहां से पूरी तैयारी के साथ वहां बैठे हुए थे, राशन पानी एमुनेशन सबके साथ अपने मोर्चे बना लिए थे। और भारतीय सेना को एक मुश्किल परिस्थितियों में नीचे से चढ़ते हुए, ऊपर से गोलीबारी हो रही है, खड़ी चढ़ाइयां, 4000 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर, बर्फ से आच्छादित चोटियों पर जो ये युद्ध लड़ा, ये दुनिया के इतिहास में जहां युद्धों का इतिहास लिखा और पढ़ा जाएगा, उसमें कारगिल युद्ध जितना दुर्गम युद्ध दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। इससे पहले भी भारत ने युद्ध लड़े और जीते, लेकिन ये युद्ध कोई राजस्थान की सीमा पर या पंजाब के मैदानों में या बांग्लादेश के मैदानी इलाके में, वहां ये नहीं हुआ। ये युद्ध हुआ बिल्कुल दुर्गम, जहां इंसान के लिए जीवित रहना मुश्किल है, वहां गोलों के बीच में ये युद्ध लड़ा। तो मैं उसी समय मेरा कश्मीर जाना हुआ था, तब वहीं मैंने एक कविता लिखी थी, और ये कविता की प्रस्तावना आपको बताते हैं कि ये कविता ऐसी है कि जिसमें मैं सपना देख रहा हूं, मेरे सपने में वो 400 अमर बलिदानी आए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी इस युद्ध में, और वो मुझसे बात कर रहे हैं। तो आपके सामने वो एक बार फिर रखता हूं मैं, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है कि अपनी जो पीढ़ियां हैं इनको ये मालूम होना चाहिए कि कितनी मुश्किलों में ये भारतीय राष्ट्र कितनी मुश्किलों में अपना अस्तित्व मजबूत करके यहां तक पहुंचा है, शत्रुओं के बीच में से। तो पाकिस्तान को दिमाग में रखिए, कश्मीर को दिमाग में रखिए, और अपनी बहादुर फौज को दिमाग में रखिए, और सनातन राष्ट्र को दिमाग में रखिए। फिर ये कविता सुनिए कि जो 400 शहीद मेरे सपने में आए, वो मुझसे बात कर रहे हैं, तो कैसी बात हो रही है कि गई रात शहीदों की टोली मेरे सपनों में आई थी, और कारगिल की यश गाथा खुद अपने हाल सुनाई थी। कि गई रात शहीदों की टोली मेरे सपनों में आई थी, कारगिल की यश गाथा खुद अपने हाल सुनाई थी। उन्नत ललाट ऊंचा मस्तक सिंह सी दहाड़,
आंखों में अब भी शोले थे और लहू सनी वर्दी कहती छाती पे झेले गोले थे। हाय नीच पड़ोसी ने अब की फिर पीठ में खंजर भोंका था, लाहौर घोषणा के पीछे भारत भूमि को घेरा था। मस्को, द्रास, काक्सर, तुर्तुक, बटालिक और कारगिल, सुरम में हिमालयी हिमशिखों पे नया मोर्चा खोला था कि उन्नत ललाट ऊंचा मस्तक सिम्मसी दहाड़ आंखों में अब भी शोले थे और लहू सनी वर्दी कहती छाती पे झेले गोले थे। हाय नीच पड़ोसी ने अब की फिर पीठ में खंजर भोंका था, लाहौर घोषणा के पीछे भारत भूमि को घेरा था। मस्को, द्रास, काक्सर, तुर्तुक, बटालिक और कारगिल, सुरम में हिमालयी हिमशिखों पे नया मोर्चा खोला था। कारगिल युद्ध के पहले उनका राष्ट्राध्यक्ष भारत आया था और उसके बाद फिर वहां जाकर के एक लाहौर की बैठक हुई थी और लाहौर घोषणा पे दस्तखत हुए थे और दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाए जाएंगे ये प्रण किया गया था। इस पर दोनों के बीच में, दोनों राष्ट्रों के बीच में एक राय हुई, ऐसा उसने दस्तखत किए थे और तुरंत ही, उसके तुरंत बाद ही, लाहौर घोषणा के तुरंत बाद उसने हमेशा की तरह धोखेबाजी करके और कारगिल में सेना घुसेड़ दी थी जी। तो इस पे कि राष्ट्र पुरुष के राज मुकुट की चोरी की तैयारी थी। राष्ट्र पुरुष भारत, राष्ट्र मुकुट कश्मीर। कि राष्ट्र पुरुष के राज मुकुट की चोरी की तैयारी थी, बर्बर इस्लामी मीनारों ने जिहादी राग अलापी थी, गजवाए हिंद का नारा फिर आयत में ढुलवाया था, गीदड़ खुद मरने की खातिर भारत में घुस आया था। कि राष्ट्र पुरुष के राज मुकुट की चोरी की तैयारी थी, बर्बर इस्लामी मीनारों ने जिहादी राग अलापी थी, गजवाए हिंद का नारा फिर आयत में ढुलवाया था, गीदड़ खुद मरने की खातिर भारत में घुस आया था। हिंद की सेना ने फिर महाभारत का उद्घोष किया। कि हिंद की सेना ने फिर महाभारत का उद्घोष किया, इस्लामी बम का हुआ चंद रोज में फुस हुआ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एक एटम बम बना लिया था और जैसा वो हर बात को मजहब से जोड़ता है, अपने एटम बम का नाम भी उसने इस्लामी बम रखा था। तो कि हिंद की सेना ने फिर महाभारत का उद्घोष किया, इस्लामी बम का हुआ चंद रोज में फुस हुआ। अब वो जो अमर शहीद मेरे सपने में है वो क्या बात कर रहे हैं कि 4 सैकड़ा की टोली में कई पहचाने चेहरे थे। 4 सैकड़ा की टोली में कई पहचाने चेहरे थे, गजब वीरता और कुर्बानी के सबके अपने किस्से थे। अजय आहूजा की गौरव गाथा, नचिकेता संग हमले की, तोलोलिन की विजय गजब कहानी, 11 तोमर शेरों की, 42-68 की चोटी पर मेजर सर्वानंद अमर हुआ, बटालिक का हीरो बनके शत्रु पक्ष का नाश किया, कई मोर्चे जीत के विक्रम मौत से रिश्ता जोड़ गया, ये दिल मांगे मोर का नारा सबके दिल पर छोड़ गया। गजब वीरता के किस्से थे इन सबके। नचिकेता और अजय आहूजा ये पायलट थे और पाकिस्तान में लैंड कर गए थे, दुर्घटनावश पाकिस्तान पहुंच गए थे। उस युद्ध के शुरुआती समय में उनके साथ जो व्यवहार बर्ताव किया गया, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। प्रवीण तोमर, राजपूताना राइफल, वो जो अपनी टुकड़ी, उसने टुकड़ी में 11, खुद प्रवीण तोमर ने अपनी टुकड़ी में 11 तोमर बहादुर जवानों को लिया और उनसे नीचे ही कह दिया, या तो जीत के आएंगे या मर के आएंगे। पूरे 11 के 11 तोलोल उन पे मर गए। अजय आहूजा सब जानते हैं, विक्रम बत्रा को कौन नहीं जानता। 2-3 मोर्चे महत्वपूर्ण जीतने के बाद भी मन नहीं भरा, नारा दिया उसने, सबने देखा उसको बोलते हुए, ये दिल मांगे मोर, और अगले दिन फिर युद्ध पर गया और वहां बलिदान हो गया। तो ये सब बातें तो अपन को ध्यान रखनी होगी ना कि 4 सैकड़ा की टोली में कई पहचाने चेहरे थे, गजब वीरता और कुर्बानी के सबके अपने किस्से थे।
अजय आहूजा की गौरव गाथा, नचिकेता संग हमले की, तोलोलिंग विजय की गजब कहानी, 11 तोमर शेरों की, 42-68 की चोटी पर मेजर सर्वानंद अमर हुआ, बटालिक का हीरो बनके शत्रु पक्ष का नाश किया, कई मोर्चे जीत के विक्रम मौत से रिश्ता जोड़ गया, ये दिल मांगे मोर का नारा सबके दिल पर छोड़ गया। रात ढले चौथे पहर, रात ढले चौथे पहर, सब परम वीर संग मेरे थे, कुछ महावीर कुछ वीर चक्र सब सपने में घेरे थे। कि रात ढले चौथे पहर, सब परम वीर संग मेरे थे, कुछ महावीर कुछ वीर चक्र सब सपने में घेरे थे। 8 सिख का अमरिंदर जिसने टाइगर हिल पर प्राण दिए। अब बहादुरों की जो अंतर्मन की पीड़ा होती है और जो सच्चाई होती है जिसको आम शहरी नहीं समझ पाता, मैं इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूं कि मेरी पिछली 4 पीढ़ियां फौज में रही, भारत के सारे युद्धों में रही। मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ठाकुर गोकुल सिंह, उनका इंडिया गेट पे नाम लिखा हुआ है दिल्ली में। कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल एशिया में शहीद हुए और उनके अंतिम दर्शन भी नहीं हुए, उनका शरीर भी वापस भारत नहीं आया। एक बड़ा सा मेडल आया बस प्रथम विश्व युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध जो है मेरे ग्रैंडफादर ठाकुर मेहरबान सिंह तोमर ने लड़ा। 1962 का इंडो चाइना वॉर उन्होंने लड़ा। 1965 और 1971 का युद्ध मेरे पिताजी जो उस समय कैप्टन होते थे फौज में, आईपीएस में इधर आने के पहले, उन्होंने 2 युद्ध लड़े। केवल कारगिल युद्ध हमारे परिवार की भागीदारी नहीं रही, इसका मुझे थोड़ा दुख है, इसलिए उस पर मैं कविता के माध्यम से सबको जागृत करता हूं जी। तो आपको बताता हूं इसकी अगली कड़ी सुनिए कि 8 सिख का, ये थोड़ा मन को छूने वाली कड़ी है जिसको आम शहरी नहीं समझ पाता, फौजी ही जान सकता है। कि 8 सिख का अमरिंदर जिसने टाइगर हिल पर प्राण दिए, चुपचाप खड़ा अपने माथे पर कुछ बेचैनी का भाव लिए, पूछा मैंने क्या है अंधे बाप की चिंता, या है अपराध बोध कि 4 माह की दुल्हन को उसने विधवा कर डाला। ये जो 8 सिख का अमरिंदर था, सिपाही था, टाइगर हिल पर बलिदान हुआ और उनके पिताजी अंधे थे और विवाह को केवल 4 माह हुए थे। तो 8 सिख का अमरिंदर जिसने टाइगर हिल पर प्राण दिए, चुपचाप खड़ा अपने माथे पर कुछ बेचैनी का भाव लिए, पूछा मैंने क्या है अंधे बाप की चिंता, या है अपराध बोध कि 4 माह की दुल्हन को उसने विधवा कर डाला। गर्जा मुझ पर क्यों मेरी शहादत को तू छोटा करके पढ़ता है। सपने में मुझ पे गरज रहा है। जब मैंने कहा कि क्या अपनी विधवा नवविवाहिता का अफसोस है या अपने पिताजी की याद आ रही है, तो मुझ पे कैसे गरजे वो कि गर्जा मुझ पर क्यों मेरी शहादत को तू छोटा करके पढ़ता है। तू खुद से आगे नहीं जिया और मैंने राष्ट्र धर्म निभा डाला, पर हाय हमारी कुर्बानी से अपनी ही धरती लाल हुई। ये जो युद्ध हुआ ये पाकिस्तान की सीमा में नहीं हुआ, ये भारत की सीमा में हुआ, तो उसका दुख देखिए। पर हाय हमारी कुर्बानी से अपनी ही धरती लाल हुई, लाहौर कराची काबुल में तांडव की इच्छा पूरी नहीं हुई, पुण्य धरा में सैनिक बनकर। अब इच्छा सुनिए और समाधान सुनिए। जो सैनिक क्या अपनी इच्छा, अंतिम इच्छा क्या बता रहा है, अपना अफसोस क्या बता रहा है, अपनी अंतिम इच्छा क्या बता रहा है और अंतिम समाधान क्या बता रहा है, यह सुनिए। कि गर्जा मुझ पर क्यों मेरी शहादत को तू छोटा करके पढ़ता है। तू खुद से आगे नहीं जिया, मैंने राष्ट्र धर्म निभा डाला, पर हाय हमारी कुर्बानी से अपनी ही धरती लाल हुई, लाहौर कराची काबुल में तांडव की इच्छा पूरी नहीं हुई, पुण्य धरा में सैनिक बनकर एक जन्म फिर मिल जाए। पुण्य धरा में सैनिक बनकर एक जन्म फिर मिल जाए, नापाक पड़ोसी के नक्शे का अंतिम निर्णय हो जाए, मित्र रूस की सीमा से भारत की सीमा लग जाए, सुएज नहर की चुंगी पे भारत का तिरंगा फहराए। कि अंतिम इच्छा सुनिए कि पुण्य धरा में सैनिक बनकर एक जन्म फिर मिल जाए, नापाक पड़ोसी के नक्शे का अंतिम निर्णय हो जाए,
मित्र रूस की सीमा से भारत की सीमा लग जाए, सुएज नहर की चुंगी पर भारत का तिरंगा फहराए, स्वर्ग से आए दूतों ने ये ही राह बताई थी, गई रात शहीदों की टोली मेरे सपनों में आई थी। स्वर्ग से आए दूतों ने ये ही राह बताई थी, गई रात शहीदों की टोली मेरे सपनों में आई थी। ऐसे दो पंक्तियां लिख करके मैंने कारगिल के अमर बलिदानियों को, उन सारे 400 अमर बलिदानियों को अपनी, और उस युद्ध में जितने भी लोगों ने लड़ाई में भाग लिया, हताहत हुए, घायल हुए, उन सभी लोगों को मैं मेरा पुण्य स्मरण है, मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है, पूरी भावनाएं उनके प्रति मैं दिल से सलाम करता हूं। उन सभी का हर भाव और भावना का अभिवादन करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी वीरों को नमन।